आरएस मैथ क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन। आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 12.1। इससे पहले आप इसका बेसिक स्टार्टिंग वाली वीडियो देखें। खालिस्तान भरिए, पहला प्रश्न क्या है? खालिस्तान भरिए, रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। तो एक वृत्त का केंद्र, वृत्त के आपके 3 भाग होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे वृत्त का केंद्र वृत्त के यहाँ होगा, अभ्यंतर में स्थित होगा। जो वृत्त का केंद्र होगा वो अभ्यंतर में, देखो 3 भाग होते हैं। यदि अंदर कोई भी भाग कुछ भी पूछे अंदर के लिए, तो केंद्र होता है जो किसमें होता है? अंदर होता है, जिसको बोलते हैं अभ्यंतर। ठीक है, बाहर जो हिस्सा होता है इसको बोलेंगे अभ्यंतर, और बाहर वाले इसको बोलेंगे बहिर्भाग। बहिर्भाग, ठीक है, बहिर्भाग बोलेंगे। और एक आपका होता है वृत्त की परिधि। तो यहाँ पे 3 हिस्से हो गए बिल्कुल वृत्त के। तो यहाँ आप देख सकते हो एक, अब ये इसको भी क्लियर कर लेते हैं। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। एक पॉइंट क्लियर यहाँ हो गया। अब यहाँ से देख सकते हो एक वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। किसमें होता है? अभ्यंतर में। अभ्यंतर में, अभ्यंतर में स्थित होता है। तो वृत्त का केंद्र जो अंदर स्थित है, केंद्र सेंटर अंदर है, तो अभ्यंतर में स्थित है। इसके बाद में है सेकंड, वृत्त की सबसे बड़ी, ये रहा सेकंड। एक वृत्त, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। ठीक है, वृत्त के किस भाग में स्थित होगा यह वृत्त? ठीक है, आपको बताना है। तो ये बहिर्भाग में स्थित होगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है ये केंद्र है। अब केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक बता रहा है, तो कोई बिंदु है जो बहिर्भाग में स्थित है। भाई जो बाहर होगा, केंद्र से दूरी त्रिज्या से ज्यादा कब होगी? जब वो बाहर स्थित होगा। अगर बिंदु यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन उसकी त्रिज्या से दूरी क्या है? ज्यादा बता रहा है। तो ठीक है, तो आप क्या कहोगे? एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से त्रिज्या से दूरी क्या होगी? अधिक। केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो तो क्या कहलाएगा? वो कहां स्थित होगा? बहिर्भाग में। क्या लिखोगे? बहिर्भाग में स्थित होगा। ठीक है, तो पहला आपका अभ्यंतर, सेकंड आपका बहिर्भाग आ गया। और एक आपका 3 भागों में विभाजित करता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। इसके बाद में वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। आपको पता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। क्लियर है? बेसिक पॉइंट आपको लिखा रखा है। भाई आपको ये भी पता है कि ये वृत्त सर्किल है, सबसे छोटी जीवा इधर बना सकते हैं, इधर इधर कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के जितना नजदीक जाएंगे वो सबसे बड़ी जीवा होगी। फिर यहाँ से छोटी बनती चली जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होगी, और व्यास हमेशा केंद्र से होकर निकलता है। ठीक है, वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता हो व्यास कहलाता है। वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाती है। ठीक है, अगर केंद्र से होकर निकलेगा तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होगी। व्यास को अपन जीवा भी कहेंगे। ठीक है, सबसे बड़ी जीवा होगी व्यास। तो यहाँ क्लियर हो गया। तो ये बात आपकी समझ आ गई। तो यहाँ एक चाप, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। एक चाप होता है जब इसके सिरे व्यास के सिरे हो। जब देखो ये व्यास के सिरे होंगे तो एक, जो मैंने कहा था व्यास के सिरे होंगे उसको जीवा भी बोलेंगे। चाप को, सबसे बड़ा चाप आपका केंद्र से निकलेगा, व्यास होगा, और उसके जो सिरे होंगे, ठीक है, एक व्यास के सिरे हैं, और व्यास के सिरों से जो वृत्त बना, अर्धवृत्त बनेगा। क्या बनेगा? अर्धवृत्त, क्योंकि इसको आधा आधा 2 भागों में विभाजित कर रहा है। व्यास वृत्त को 2 भागों में विभाजित करता है, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ क्या करोगे? अर्धवृत्त होगा। क्या होगा? अर्धवृत्त। अर्धवृत्त। ठीक है, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रश्न नंबर 2। क्या हुई? प्रश्न नंबर 2, सत्य असत्य लिखिए, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। ठीक है, उत्तर का कारण भी देंगे अपन, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो आगे बढ़ते हैं। केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, आपको पता है बिल्कुल ये सत्य बात है। और सत्य कैसे है वो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो यहां लिखते हैं इसको सत्य। क्या है? सत्य है। राइट है बिल्कुल। केंद्र को वृत्त पर स्थित, भाई
केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड। भाई केंद्र को किसी वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, किसी भी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड बिल्कुल क्या कहलाती है? त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या होती है, बिल्कुल होती है। ये रेडियस होती है त्रिज्या। यहाँ बिंदु ले ले, इसको मिलाते हैं केंद्र से, तो ये भी क्या होगी? जो रेखाखंड है ये क्या कहलाएगी? त्रिज्या। वृत्त की परिधि, देखो केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल राइट है, ये कारण हो गया। ठीक है, सत्य बात है, कारण बता दिया, सत्य है। इसके बाद में एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं हैं। देखो ये असत्य बात है। क्या है? असत्य। इसको कह देंगे अपन असत्य। असत्य है। असत्य क्यों है? ठीक है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप जीवाएं होती हैं। देखो एक वृत्त की परिधि पर विभिन्न बिंदु होते हैं, बहुत सारे बिंदु होते हैं। इन बिंदुओं से अपन देखो, और जीवा चाप बनाने के लिए एक दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। यदि उनको मिला दें तो देखो, तो आपके यहाँ समान है क्या? बिल्कुल नहीं है। कितनी भी जीवाएं बना सकते हैं, लेकिन ये आपके समान नहीं होंगी। दो जीवाएं समान हो सकती है इधर इधर, तो आपकी ये क्या कहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई की चाप जीवाएं होती हैं। देखो आपके लिए दो के लिए बोला, बहुत सारे बिंदु होते हैं, तो क्या है? बिल्कुल नहीं होती। एक वृत्त पर ये पूछ लेता कि दो चाप जीवाएं बराबर हो सकती हैं क्या, तो अपन कह सकते हैं हो सकती हैं। आप चाप के लिए भी बोलेंगे तो ये चाप, ठीक है, इतना सा चाप हो, इतना इतना इतना, मतलब बराबर नहीं हो सकता। ना ही अपन ये कह सकते हैं कि यदि कोई वृत्त है, इसमें ये जीवा है और ये चाप है, ये भी बराबर नहीं हो सकते। ये चाप है, ये जीवा, ये कह सकते हैं दो जीवा बराबर हो सकते हैं, दो चाप बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इसका कारण क्लियर हो गया, क्योंकि वृत्त पर विभिन्न जीवाएं होती हैं। ठीक है, विभिन्न चाप बना सकते हैं अपन। अब यहाँ आपका नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। यदि तीन भागों में विभाजित किया जाए, तो तीन भागों में विभाजित करेंगे तो आपको पता है कि जो वृत्त बनेगा वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मेरे हिसाब से तो 120 डिग्री का, क्योंकि 120, यहाँ भी 120 और यहाँ भी 120, तो तीन भागों में विभाजित हो गया। भाई एक वृत्त तीन भागों, यदि एक वृत्त को तीन बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता। देखो ये चाप, ये चाप, ये चाप, तीन बराबर भागों में बांट दिया, ए बी, बी सी और सी ए। ठीक है, ए बी, बी सी और सी ए, तो ये बराबर हो गए। तो बराबर हो गए तो कह नहीं सकते कौन सा दीर्घ चाप है कौन सा लघु चाप है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, तो क्या कहोगे कि तीनों चाप क्या है? बराबर हैं। तो कारण हो गया तीनों चाप बराबर हैं, तो स्पष्ट नहीं कर सकते कि आप कौन सा चाप बड़ा है कौन सा छोटा है। और वैसे भी आप बता सकते हो, दो ही चापों में तुलना करके बता सकते हो कि कौन सा बड़ा छोटा है। तो यहाँ कह सकते हो यदि ए बी चाप ये क्या कहलाएगा? आपका लघु चाप, और ये आपका दीर्घ चाप। तो आप क्या कह सकते हो? दीर्घ चाप लघु चाप के बारे में वैसे भी आप बता सकते हो, 180 डिग्री से छोटा चाप क्या कहलाएगा? लघु चाप, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा? दीर्घ चाप। वैसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका यहाँ पे इसको क्या कहा आपने? असत्य। ठीक है, देवाग्र चाप होता है, ये क्या है आपका? असत्य। इसके बाद में वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो वृत्त का व्यास है। एक वृत्त की एक जीवा, एक वृत्त की एक जीवा है, एक वृत्त की एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, तो त्रिज्या से दुगनी, ये त्रिज्या, तो आर आर 2r टोटल हो जाएगा क्या? 2r। तो त्रिज्या से दुगनी क्या कहलाती है? व्यास। तो वृत्त का व्यास है, बिल्कुल है। तो ये क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है, क्योंकि जो व्यास होती है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास यहाँ पे ये सत्य बात हो गई, ये क्लियर। ठीक है, इसके बाद आपका है वृत्त एक समतलीय आकृति है। जी हाँ, बिल्कुल, वृत्त एक, ये भी क्या है? सत्य बात है। देखो वृत्त क्या है? एक समतलीय आकृति है, क्योंकि अपन इसको बना सकते हैं ना, इसकी हाइट को नहीं दर्शा सकते अपन, इसको एक समतल फ्लैट पर बना सकते हैं। तो ये समतलीय आकृति है, जैसे आपके वर्ग, आयत वगैरह, ये भी क्या है? समतलीय आकृति। इसमें लंबाई चौड़ाई होती है लेकिन ऊंचाई नहीं होती।
यहाँ कह सकते हो वृत्त क्या एक समतलीय आकृति है, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं होती है बिल्कुल। इसके बाद में अगला है आपका एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर होता है, एक व्यास कहलाता है। गलत बात है, ये आपकी क्या कहलाएगी, एक वृत्त कहलाती है। देखो आपको पता है किसी निश्चित बिंदु से, या आपसे कहा है स्थिर बिंदु, ठीक है, कोई स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर होते हैं एक वृत्त पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, एक वृत्त पर स्थित उन बिंदुओं का समूह, बहुत सारे बिंदु हैं जो किसी एक स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु है इससे अचल दूरी पर स्थित होते हैं, अचल दूरी पर स्थित होते हैं, वो क्या कहलाएगा, एक वृत्त कहलाएगा, सर्किल कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, सर्किल। तो ये बात क्या है, असत्य है। ठीक है, ये सत्य हो गया आपकी, ये क्या हो गई, असत्य। इसके बाद में वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है वह त्रिज्या कहलाती है। बिल्कुल नहीं, अगर केंद्र ही स्थित है तो केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड या गुजरने वाली जीवा क्या कहलाती है, व्यास। क्या कहलाती है, व्यास। ये क्या है आपके, असत्य है। ये भी क्या है आपके, असत्य। ये क्या होगी आपकी, व्यास होगी, त्रिज्या नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप इसका बेसिक आराम से बिल्कुल तसल्ली से बढ़िया तरीके से ढंग से पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहो।